बच्चों, हम लोगों व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार से जो प्रबंध का चैप्टर पोर्शन था उसमें से हम लोगों का व्यापार प्रबंधन यानी बिजनेस मैनेजमेंट पे चल रहा था। और हम लोगों ने अब तक व्यवसाय क्या है यानी बिजनेस किसे कहते हैं, मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में पढ़ा, उसकी विशेषताएं, उसके रूप इत्यादि के बारे में चर्चा किया। और मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, प्रबंध और प्रशासन के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में चर्चा किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोगों का तीसरा लेक्चर है संबंध बिजनेस मैनेजमेंट का। और इसमें हम लोग आज के इस परिचर्चा में पढ़ेंगे कि 3 टॉपिक मुख्य रूप से। पहला है कि प्रबंध का स्तर, इस पे विचार किया जाएगा कि प्रबंध के स्तर क्या क्या है। फिर प्रबंध का महत्व क्या है और अंत में हम लोग बात करेंगे प्रबंध के कार्य यानी प्रबंध के कार्य क्या है। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। और आज हम लोग का जो पहला टॉपिक है वह है प्रबंध का स्तर, लेवल क्या है। जैसा कि हम लोग पहले की परिचर्चा में बात कर चुके हैं कि जो प्रबंध जो है हायरार्की में रहती है। किसी भी संगठन के सफलता में प्रबंध का बहुत बड़ा रोल होता है। मैनेजमेंट यानी सारे संसाधनों को जो है व्यवस्थित करने काम प्रबंध करता है। उन सारी चीजों की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जो प्रबंध के स्तर के बारे में विचारकों ने बात किया है, आप यहाँ देखे होंगे कि पिरामिड का आकार का दिख रहा है जिसमें 4 लेवल दिख रहे हैं, जिसमें आपके 4 लेवल दिख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसमें जो ऊपर के 3 लेवल हैं वो आपके प्रबंधकीय स्तर के अंतर्गत आते हैं। और जो आपका चौथा लेवल आपका है ये जो दिख रहा है आपका, ये आपका चौथा लेवल गैर प्रबंधकीय स्तर के अंतर्गत आता है। यानी कि किसी भी संगठन में, संस्था में, किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान में 2 स्तर के लोग होते हैं। एक प्रबंधकीय स्तर के लोग होते हैं जिनका काम प्रबंधन मैनेजमेंट संबंधी कार्य होते हैं, और दूसरे गैर प्रबंधकीय कार्य के लिए होते हैं लोग, जिसके अंतर्गत आपके श्रमिक आते हैं, अप्रबंधकीय सदस्य होते हैं, यानी तमाम। और इस एरिया को प्लेटफॉर्म एरिया कहते हैं। तो ये आधार संरचना तैयार करता है, इसको प्लेटफॉर्म लेवल कहते हैं। और इसी के ऊपर जो है आपका लोअर लेवल के मैनेजमेंट आते हैं, जिसमें आपके पर्यवेक्षक आते हैं, फोरमैन आते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि फोरमैन होता है, कुछ 10, 20, 25, 50 के श्रमिकों को जो है मॉनिटरिंग करने वाला हेड होता है उनका, जिसको मेट भी कहा जाता है। ये पर्यवेक्षक का काम करते हैं फोरमैन। इसको बोलते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसके ऊपर और बढ़ेंगे तो विभागीय प्रबंध आता है, जिसको मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहते हैं, जिसके विभागीय प्रबंधक आते हैं। तमाम किसी भी संस्था में कई विभाग होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक व्यापारिक प्रतिष्ठान की बात करें तो उसमें आते हैं परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग डिपार्टमेंट। इस तरह से तो हर एक विभाग उसके जो उसमें आते हैं, विभाग अलग अलग होते हैं, उसके प्रबंधक आते हैं। वो आपका दूसरा लेवल होता है। उसके बाद टॉप लेवल मैनेजमेंट आता है आपका। टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंतर्गत किसी संस्था में उसके संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आते हैं, आपके प्रबंध संचालक आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं, चेयरमैन आते हैं, मुख्य प्रबंधक यानी जनरल मैनेजर आते हैं। तो ये लोग का मुख्य रूप से उस संस्था के नीतियों के निर्धारण में काम होता है, प्लानिंग में काम आता है। ये लोग भूमिका निभाते हैं। और बाकी जो नीचे के आपके लेवल है, मिडिल लेवल, लोअर लेवल एंड प्लेटफॉर्म एरिया वाले लोग हैं, ये उस सब चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं, उसको क्रियान्वित करने का काम करते हैं। यानी कि जो आपका किसी भी प्रबंधक में जो टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट होता है, यानी कि ये टॉप लेवल वाले जो होते हैं, यही संस्था के लिए प्लानिंग का काम करते हैं, उसके लिए पूर्वानुमान फोरकास्टिंग करते हैं और सारी चीजें। यानी कि किसी संस्था के जो संसाधन है उन संसाधनों में सामंजस्य स्थापित करने का काम करते हैं। ये इनका डायरेक्शन आपको टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल वालों को निर्देशित करते हैं, और मिडिल लेवल वाले आपके लोअर लेवल वालों को करते हैं, और लोअर लेवल वाले आपके जो है अप्रबंधकीय को
डायरेक्शन देते हैं। इस तरह से जो है एक हायरार्की बनी रहती है, इसको बोलते हैं प्रबंध का स्तर। तो कुल मिलाकर के किसी भी संस्था में प्रबंध के 3 लेवल होते हैं। पहला ऊपर टॉप मोस्ट लेवल होता है, जो सबसे ऊपर होता है, इसमें मैनेजिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर, जनरल मैनेजर, चेयरमैन इत्यादि आते हैं। उसके बाद उसके नीचे विभागीय यानी कि लोअर मिडिल लेवल के आते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर आते हैं। इसमें विभागीय प्रबंधक होते हैं। किसी संस्था में तमाम विभागों में उसे कार्य की कुशलता के लिए या कार्य के स्पेशलाइजेशन के हिसाब से अलग अलग विभाग रहते हैं और उसके लिए विभाग प्रबंधक हो जाता है और उस डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होता है उस विभाग के लिए जिम्मेदारी रहता है उसको अच्छे से संपादित कराने के लिए। और फिर वो विभाग जो है लोअर लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, जिसमें पर्यवेक्षक, फोरकास्ट, फोरमैन इत्यादि आते हैं। इस तरह से हम जो है एक संस्था को संपादित करते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं मैनेजमेंट के महत्व का, यानी जो प्रबंध का महत्व है। यहाँ पे एक बात और स्पष्ट करना चाहेंगे कि किसी भी संस्था का, यानी किसी भी जगह, हर जगह ये लागू होता है, किसी व्यक्ति के अंदर जो गुण होते हैं या तत्व होते हैं उसके अंदर, वो उसकी विशेषता होती है और ये विशेषता जो है उसके कार्य संपादित करवाती है, उसका कार्य हो जाता है, या यूं कह सकते हैं उसका जो कार्य करता है वही उसका महत्व है, या यूं कहें कि विशेषता उसका महत्व है और इस महत्व से वो कार्य करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो किसी जैसे प्रबंधक का गुण हमने पढ़ा, गुण या तत्व, उसकी विशेषताएं पढ़ी और उसके कार्य अभी पढ़ेंगे हम लोग और महत्व पढ़ेंगे। तो ये कुल मिलाकर के एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यानी कि किसी के अंदर जो उसके गुण होते हैं वो वही उसकी विशेषता होती है और जिसके अंदर जो गुण होता है उसी हिसाब से कार्य संपादित करता है और जो जितना कार्य करेगा वो उसका महत्व होता है, या जिसके अंदर जो गुण होता है वही उसका महत्व होता है। तो इस तरह से हम जो है बात अगर करेंगे संस्था के बारे में, महत्व के बारे में, तो चीजें वही निकल के आएंगी जो हम लोगों ने गुण में चर्चा पढ़ा था या विशेषताओं में बात की थी। तो जो प्रबंधक का जो महत्व है आपका, इसके लिए कुछ विचारकों ने अपना विचार दिया, जैसे कि पीटर एफ ड्रकर ने कहा कि प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व है। जो प्रबंध होता है, जो मैनेजमेंट है आपका, वो किसी भी व्यवसाय के लिए गतिशील एवं जीवनदायक तत्व है। प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व है। उसके नेतृत्व के अभाव में, यानी कि अगर प्रबंध का नेतृत्व नहीं है, उसके नेतृत्व के अभाव में उत्पादन के जो साधन है केवल साधन मात्र रह जाएंगे। यानी कि उत्पादन के साधनों को सजीव बनाने का काम जो है वो मैनेजमेंट करता है, यानी कि उसमें गतिशीलता लाता है, उसमें जीवन डालता है। अगर ये नहीं, प्रबंध अगर नहीं है तो वो जो आपके उत्पादन के साधन हैं वो निष्क्रिय पड़े रहेंगे, उससे कोई भी उत्पाद नहीं बन सकता है। ये बात कही है पीटर एफ ड्रैगन ने, यानी कि इसके महत्व को दिखाया जा रहा है, महत्व को प्रदर्शित इस कथन से हो रहा है कि प्रबंध जो होता है उसका महत्व यह है कि वो जो उत्पादन के साधन हैं उसमें गतिशीलता लाता है, उसमें जीवन डालने का जीवनदायक तत्व होता है प्रबंध उसका। आगे उर्विक ने भी इस तरह की बात कही है, कोई भी आदर्श, यानी कोई भी आदर्श, कोई भी वाद, यानी कि कोई भी विचार या कोई भी राजनीतिक सिद्धांत मानवीय एवं माल संबंधी मिश्रित प्रकृति के साधनों को अधिकतम उत्पादन नहीं करा सकता। यानी कि हम सिर्फ सिद्धांत बना करके, सिर्फ विचार दे करके, सिर्फ आदर्श प्रस्तुत करके कोई भी चीज जो है मानवीय संसाधन हो या भौतिक संसाधन हो, उनसे हम उत्पादन का कार्य नहीं कर सकते, उससे कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं जब तक कि उसमें कुशल प्रबंध का जो है मिश्रण ना आ जाए। जब तक हम आपके उसके अंदर कुशल प्रबंधन का काम नहीं कर देंगे, मैनेजमेंट नहीं आ जाएगा, तब तक ये मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन आपके निष्क्रिय रहेंगे। यानी ओवरऑल दोनों लोग एक ही तरह की बात कर रहे हैं कि प्रबंध का जो एक महत्व है कि वो मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन में गतिशीलता लाता है, उसमें जीवन, उसको सजीव बनाता है।
ये तो उसके प्रबंध के महत्व के संबंध में कुछ विचारकों ने अपने विचार दिए थे, उसको हमने स्पष्ट किया आपके सामने। अब आते हैं कि प्रबंध के महत्व क्या है। जैसे कि पहला आपका है न्यूनतम प्रयत्नों से अधिकतम परिणाम की प्राप्ति करना, यह प्रबंध का महत्व है। यानी कि जो भी हमारे पास संसाधन है, वो मानवीय हो या भौतिक हो, उसके न्यूनतम प्रयोग करके अधिकतम हम लाभ उससे परिणाम प्राप्त कर सकें, ये हमारा जो है प्रबंध का पहला महत्व हो जाता है। अब देखेंगे कि यही बात आपके विशेषता भी बताई गई थी कि विशेषता की किसी प्रबंध की विशेषता क्या होगी कि वह जो है न्यूनतम प्रयत्नों से अधिकतम प्रयास कर ले, अधिकतम परिणाम प्राप्त कर ले, वही उसकी विशेषता होती है। तो ये बात आपके महत्व में आ गया पहला कि न्यूनतम प्रयत्नों से अधिकतम परिणाम की प्राप्ति कर लेना ही प्रबंध का महत्व है। दूसरा है प्रतिस्पर्धा का सामना करना, यानी कि देखेंगे कि व्यवसायिक दुनिया में, जगत में जो है तमाम तरह की कलाकार प्रतियोगिताएं होती हैं। एक कंपनी दूसरे कंपनी से आगे निकलने का होड़ मचा रहता है, तो उसके लिए उस प्रतियोगिता से का सामना करने के लिए एक कुशल, सक्षम और योग्य प्रबंधक ही निपट सकता नहीं। एक प्रबंध संचालक मंडल जो हमारा होगा, प्रबंधक होगा, टॉप मोस्ट लेवल का जो मैनेजमेंट हमारा होगा, वो इस प्रतिस्पर्धा से बखूबी निपट सकता है, उससे उसका मुकाबला कर सकता है और अपनी संस्था को के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। आगे अगला आपका महत्व है निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्त करना। बिल्कुल प्लान करके टॉप मोस्ट लेवल मैनेजमेंट ने एक गोल निर्धारित कर दिया कि बिजनेस का, हमारा व्यवसाय का एक लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए जो मैनेजमेंट होता है, आपका प्रबंध होता है, वो उसके लिए लग जाता है, यानी कि उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो है वो काम करता है, उसका महत्व है। तकनीकी और वैज्ञानिक, अगला है आपका तकनीकी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए लाभों के लिए, यानी कि जो नई नई अनुसंधान हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको सीखना, उसको अपने संस्था के अनुरूप लाना और उसका प्रयोग करना, ताकि हम जो है न्यूनतम प्रयत्नों से अधिकतम परिणाम प्राप्त करें और संस्था के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। तो ये सारी चीजें जो है करने का एक महत्व होता है इसका। आगे आपका है उद्देश्यों को निर्धारण के लिए, यानी कि जो प्लान आपके किसी भी संस्थान का, जो व्यवसायिक संस्थान है, उसके गोल को तय करना आपके प्रबंधक का काम होता है। नीतियों के निर्धारण के लिए होता है कि कौन सी पॉलिसी से हम जो है चल करके किस पॉलिसी को अडॉप्ट करके हम जो निर्धारित लक्ष्य अपना किए हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। श्रमिकों के समस्याओं का समाधान, यानी कि आपके जो प्लेटफॉर्म एरिया के लोग हैं, जो सदस्य आपके संस्था के हैं, उनके अंदर उनकी जो समस्याएं हैं, उनको समाधान के लिए प्रबंध का जरूरत होता है। ये टॉप मोस्ट, सिर्फ ये डायरेक्शन देने के लिए नहीं है, इनके अंदर जो समस्याएं आती है या इनके जो भी आएंगे, तो वो उन समस्याओं का उसको हल करने का, सोल्यूशन देने का काम करते हैं। और अगला आपका है सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए, किसी भी संस्था का जो एक तो हो गया व्यवसायिक उद्देश्य प्राप्त करना, दूसरा उसी का एक साथ साथ चलता है सामाजिक उद्देश्य भी। संस्था द्वारा सामाजिक कार्य किए जाते हैं, वो जिसका निर्णय जो है मैनेजमेंट ही करता है। व्यक्तियों के विकास के लिए, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी कुछ दिन पहले इसमें चर्चा की थी, पहले लेक्चर में आया था बात की प्रबंध जो है भौतिक संसाधनों को डायरेक्शन देने का नहीं है, बल्कि मानवीय तत्वों को विकसित करने का काम करता है। उसी तरह से प्रबंध जो है का महत्व है उसके मानवीय व्यक्तियों का विकास करना, व्यक्ति का विकास करना प्रबंध का कार्य भी है, विशेषता है, गुण है, उसका महत्व है। उत्पादन के विभिन्न साधनों में समन्वय स्थापित करना, यानी कि जैसा कि भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, इन सारे जो उत्पादन के आपके 5 तत्व है, उत्पादन के 5 तत्व जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन, ये सारे जो 5 तत्व उत्पादन के हैं, इनके बीच समन्वय स्थापित, कोऑर्डिनेशन करने का काम कौन करता है? प्रबंध करता है। तो ये इसका महत्व है। तो कुल मिलाकर के ये सारी बिंदुओं पे हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो आपको जिस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछेगा, आप अगर तैयार किए हैं तो उसी हिसाब से उसको जो है आप लिख सकते हैं, यानी उसके गुण के लिए भी लिख सकते हैं, विशेषताएं हैं, उसका महत्व है, इन सारी चीज़ों पे आप उसको उसी तरह से लिख सकते हैं। मोटा मोटी एक ही जैसा रहता है कुछ, क्योंकि आप ये भी लिख सकते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर जो गुण है वो उसकी विशेषता है, वही उसका महत्व है, और जिसके अंदर जितना गुण होता है उतना ही वो कार्य कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें
हम लोगों ने चर्चा किया। अब आगे बढ़ते हैं और प्रबंध के कार्यों पर चर्चा करते हैं। प्रबंध के कार्य, इसमें विभिन्न विचारकों ने के आपके सिलेबस में दिया गया है कि किसने कैसे कैसे कार्य, मतलब सबका अपना अपना सोच है। जैसा कि कुछ लोगों ने कहा प्रबंध हुआ है जो प्रबंध का कार्य, यानी प्रबंध का कार्य करना प्रबंध है, प्रबंध का कार्य प्रबंध है। तो प्रबंध के कार्य क्या है? तो प्रबंध के कार्य के संबंध में हेनरी फोल का सबसे बड़े, हेनरी फोल, इनका एक कार्य विभाजन का सिद्धांत उन्होंने दिया, कार्य का विभाजित किया है। तो उन्होंने 5 तरह की बातें कही, 5 प्रकार के कार्य बताए हैं प्रबंध के। पहला है, जैसे इसको कहते हैं, इनका जो फ्योल का जो कार्य है उसको POCC, यानी कि ये 5 कार्य हो गए, 1 2 3 4 5। पहला जो आपका P है मतलब प्लानिंग, दूसरा O मतलब ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग, C कमांडिंग, आपका C हो गया कमांडिंग। अगला C जो है आपका कोऑर्डिनेटिंग, और अगला C जो है कंट्रोलिंग। यानी कि इन्होंने कहा हेनरी फोल के अनुसार क्या है, सबसे पहला कार्य है पूर्वानुमान तथा योजना बनाना, यानी कि टू फॉरकास्ट करना, अनुमान लगाना और फिर उसके हिसाब से योजना बनाना। किसी भी संस्था का, यानी किसी भी प्रबंध समिति का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, किसी बिजनेस व्यवसायिक प्रतिष्ठान या किसी प्रतिष्ठान में पहला कार्य होता है कि वो पूर्वानुमान लगाए और फिर उसके अनुसार योजना बनाए। ठीक, अब योजना बन गई, प्लानिंग हो गया, प्लानिंग के अनुसार फिर संगठन तैयार करे। दूसरा कार्य आता है प्रबंध का कि वो संगठन ऑर्गेनाइज करे, किस तरह का, जैसे ये आपका संगठन, ये स्तर है, इस तरह से इसमें कौन कौन लोग रहेंगे, किससे इस जो हमने गोल तय किया है, जो प्लान बनाया है, उसके लिए कौन कौन लोग, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो उसके बाद उनको आदेश देना, कमांडिंग। फिर यानी कि जो प्रबंधक होता है वो संगठन से में जुड़े हुए लोगों को आदेशित करता है। फिर आपका उन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन लाता है कि आपका काम ये है, जैसे कि प्लेटफॉर्म एरिया के जो श्रमिक हैं और प्रबंधकीय सदस्य हैं उनका कार्य निर्धारित हो जाएगा। फिर उनको मॉनिटरिंग करने वाला जो फोरमैन है उनका काम निर्धारित हो जाएगा। फिर जो विभाग, तमाम तरह के विभाग होंगे, उन विभागों के प्रबंधकों का काम हो जाएगा। तो इस तरह से उन सारे लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यानी कि अगर परचेज विभाग सेल्स विभाग के बीच में तालमेल नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएंगे। यानी मान लीजिए कि 2 वस्तुएं हैं, ए और बी, परचेज डिपार्टमेंट दोनों वस्तुओं खरीद के लाता है, सेल्स डिपार्टमेंट उसको बेच रहा है। मान लीजिए कि बी वस्तु ज्यादा बिक रही है, ए वस्तु नहीं बिक रही है। अब अगर दोनों के बीच में तालमेल नहीं होगा तो परचेज विभाग हो सकता है कि जो ए को खरीद लाए, जबकि ऑलरेडी माल हमका पड़ा हुआ है। तो इस तरह से गोदाम से हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग जो चीजें हैं उससे कम्युनिकेट होना चाहिए, उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, समन्वय स्थापित होना चाहिए। तो ये समन्वय स्थापित करने का काम कौन करता है? प्रबंध करता है। फिर आ गया नियंत्रण। अब इन सभी विभागों के जो लोग हैं, ऐसा न हो कि मनमाना करने लगे, फिर उनके ऊपर एक कंट्रोलिंग होनी चाहिए। इस तरह से हेनरी फोल ने कहा कि 5 तरह का होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये हेनरी फोल के अनुसार प्रबंध के कार्य हो गए। आगे बढ़ते हैं तो कुटज तथा डोनेल के अनुसार इन्होंने भी 5 ही कार्य बताए हैं। पहला है इनका भी योजना बनाना, प्लानिंग, संगठन करना, ऑर्गेनाइजिंग, निर्देशन तथा नेतृत्व, यानी डायरेक्शन एंड लीडरशिप। इन्होंने एक नया शब्द ला दिया, देखेंगे कि अलग से कि ये अगर मोटा मोटी देखेंगे सबका तो चीज एक ही निकल के आएगा, लेकिन शब्दों का प्रयोग, जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है वो अलग हो सकता है। तो निर्देशन यानी डायरेक्शन और नेतृत्व, नियंत्रण कंट्रोल, और नियुक्ति करना यानी स्टाफिंग करना, यानी कि कर्मचारियों की नियुक्ति करना, स्टाफ। तो ये आपका है इनके कुटज और डेनियल के अनुसार योजना बनाना। इन्होंने हेनरी फोल ने भी पहला कहा था योजना प्लानिंग करना, दूसरा इन्होंने संगठन कहा था, इन्होंने भी संगठन कहा। फिर आदेश देना इनका था, तीसरा आदेश कमांडिंग,
इन्होंने कमांडिंग को डायरेक्ट करना या कमांडिंग करना या लीडरशिप, बात एक ही आती है निकल करके, तो इनका भी ये है समन्वय, इनका कोऑर्डिनेशन नहीं है, यानी कि उटज और डेनियल ने कोऑर्डिनेशन के तत्व को महत्व नहीं दिया, यानी कि इनके अनुसार यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं है। इन्होंने कंट्रोल की बात की, कंट्रोल इनका भी था। नियुक्ति करना, स्टाफिंग करना, ये जो ये ऑर्गेनाइजेशन में चीजें शामिल था। अब हेनरी फ्योल ने ऑर्गेनाइजेशन में ही आपके कर्मचारियों की नियुक्ति की बात कर दी, इन्होंने अलग से एक पॉइंट दे दिया था। तो ये आपके दोनों के बीच का अंतर हो गया। और आगे उर्विक ने भी इस तरह के संगठन के कार्य बताए हैं, प्रबंध के कार्य, कि इन्होंने बताया पूर्वानुमान, फोरकास्टिंग करना, पहला योजना यानी प्लानिंग, जहाँ पे अब देखेंगे यहाँ पे उर्विक और हेनरी फ्योल में क्या है कि ये पूर्वानुमान और योजना बनाना एक साथ करते हैं, और यहाँ पे इन्होंने दो कार्य, अलग अलग कार्य विभाजित कर दिया कि पूर्वानुमान फोरकास्टिंग और दूसरा कार्य योजना प्लानिंग बनाना है। कि उर्विक कहते हैं कि किसी संस्था का जो प्रबंध होता है, प्रबंध मंडल होता है, वो पहले फोरकास्ट करता, अनुमान लगाता है, उसके बाद फिर उसके लिए प्लान करता है, फिर संगठन ऑर्गेनाइज करता है लोगों को, फिर आदेश देता है उसको, कमांडिंग, समन्वय, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। यानी कि हेनरी फ्योल और उर्विक में देखेंगे तो 5 कार्य इन्होंने बताया, इन्होंने 6 कार्य बताए, और ये 2 कार्य जो है इनको उन्होंने मर्ज कर दिया था। तो इस तरह से देखा जाए तो हेनरी फ्योल और उर्विक के कार्य जो है बराबर बराबर, इस तरह से अगर तुलनात्मक रूप से आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो चीजों को आसानी से आप कर पाएंगे, क्योंकि परीक्षा में हो सकता है अलग अलग चीजें पूछे। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध के कार्य लिखिए, उर्विक के अनुसार प्रबंध के कार्य लिखिए, तो आप इस चीजों को लिख सकते हैं आसानी से। इन चीजों को आप पॉइंट बाई पॉइंट याद किए रहेंगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। यानी कि हेनरी फ्योल और उर्विक के बीच में देखेंगे तो जो इनके 6 कार्य बताए हैं उर्विक ने, वो वास्तव में 5 ही कार्य हैं जो हेनरी फ्योल के हैं। बस ये जो पहला इनका 2 कार्य पूर्वानुमान तथा योजना बनाना, इसको 2 कार्य में बांट दिए हैं। तो सब ये अंतर करना होगा। आगे आप JL मेसी के अनुसार इन्होंने भी 7 कार्य बताए हैं प्रबंध के। पहला है निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजिंग, कर्मचारी यानी कि स्टाफिंग हो गया, आपका कर्मचारियों का चयन करना, प्लानिंग योजना बनाना, नियंत्रण कंट्रोलिंग, संप्रेषण यानी कम्युनिकेट करना यानी ऑर्डर करना, ऑर्डरिंग आदेश देना, कमांडिंग और संप्रेषण कम्युनिकेट करीब करीब एक ही है। निर्देशन डायरेक्टिंग वही चीज है, आपका ऑर्डरिंग हो सकता है, आदेश करना, जिसे यहाँ पे डायरेक्शन एंड लीडरशिप था, कंट्रोलिंग थी, इस तरह से आपका जो है वो चीजें। तो कुल मिलाकर के तमाम और भी विचारक हैं, देखेंगे तो आपके बुक में है, उसको देख लीजिएगा। तो कुल ये हमने यहाँ पे 4 लोगों के बारे में चर्चा की। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध के क्या कार्य है, उटज तथा ओ डोनियल के अनुसार क्या कार्य है, उर्विक के अनुसार क्या कार्य है, और JL मेसी के अनुसार क्या कार्य है संगठन के। इन पे एक समग्र दृष्टिकोण रखने के बाद जब हम बात निकल के आता है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो किसी भी प्रबंध के 5 कार्य होते हैं, किसी भी प्रबंध के 5 कार्य होते हैं। पहला आपका होता है प्लानिंग यानी योजना बनाना, योजना हो जाता है, ये उसका पहला कार्य निकल के आता है। दूसरा है आपका ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन। तीसरा आपका होता है स्टाफिंग यानी कि नियुक्तियां, ठीक। और चौथा आपका डायरेक्शन यानी कि आदेश। अब ये जो आदेश आपका है, डायरेक्टिंग जो है आपका, ये 4 ऐसी बातें हैं जो इसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। आपका सुपरविजन भी आता है, कम्युनिकेशन आता है, लीडरशिप एंड मोटिवेशन, ये सारी बातें इसी के अंदर शामिल हो जाती हैं। यानी कि डायरेक्टिंग के अंतर्गत आपका सुपरविजन यानी देख रेख करना, कम्युनिकेट करना यानी कि संवाद करना, लीडरशिप नेतृत्व, और मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा करना, प्रेरित करना। तो ये सारी चीजें आपके डायरेक्शन के अंतर्गत, डायरेक्टिंग के अंतर्गत आ जाता है।
तो ये आपका चौथा कार्य हो गया। पांचवा आ गया कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण। तो ये हो गया कंट्रोलिंग। तो कुल मिला करके जो संगठन के कार्य निकल के आए वो 5 कार्य निकल के आए। पहला हो गया प्लानिंग यानी योजना बनाना, दूसरा संगठन ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन, तीसरा स्टाफिंग यानी कि नियुक्ति, चौथा डायरेक्टिंग यानी आदेश, और पांचवा आपका कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण। तो इस तरह से किसी भी प्रबंध के 5 कार्य होते हैं। पहला होता है प्लानिंग योजना बनाना, दूसरा हो जाता है आपका ऑर्गेनाइजेशन संगठन, तीसरा हो जाएगा स्टाफिंग नियुक्ति करना, चौथा आदेश यानी डायरेक्टिंग, और पांचवा नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग। अब हम लोग एक एक पे जो है एक एक करके एक एक कार्यों पे विस्तार से चर्चा करेंगे कि प्लानिंग क्या है, संगठन क्या है, और उस पर कौन कौन विचारक ने अपना